हेलो एवरीवन, मैं आशीष कुमार साक्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल क्लासेस पर। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, इसके अलावा दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस या यूपी पुलिस एसआई की, तो हमारे चैनल आइडियल क्लासेस के साथ जुड़िए। यहाँ पर आपको मैथ्स, रीजनिंग एंड जनरल स्टडी की जो क्लास है वो रेगुलर प्रोवाइड की जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर मैं आप सभी को जनरल स्टडी एवं करंट अफेयर की तैयारी कराऊंगा, तो आप सभी हमारे चैनल के साथ जुड़िए। करंट अफेयर का और जितना कि टॉपिक करंट अफेयर का है उतना ज़्यादा हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी का भी ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को चुनने के कई कारण थे। तो ये हमारा जो आज का टॉपिक है वो है नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा और इसका बहुत विरोध भी हुआ और बहुत सारे लोगों के जानने की इच्छा है ये क्या है। CAA 2019 सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 यानी नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। देखिए, हम यहाँ पर जो इसके बारे में पढ़ेंगे वो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ेंगे। हम किसी भी इसमें पॉलिटिक्स की बात नहीं करें, राजनीतिक हस्तक्षेप की बात नहीं करेंगे कि यहाँ पर नो पॉलिटिक्स, कोई भी राजनीति नहीं होगी। हमें बस ये समझना है कि एग्जाम की दृष्टि से इसका महत्व क्या है और उन पर ही हम चर्चा करेंगे एग्जाम में, और इसका क्यों असम में या जो मुस्लिम भाई इसका विरोध क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है, उन सभी पर भी हम चर्चा करेंगे। और क्या ये सही है, गलत है, अब इस पर सवाल उठाना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर क्या कर दी, मान्यता दे दी। और ये कहा गया कि किसी भी तरीके से किसी भी जो हमारे मौलिक अधिकारों का वो हनन नहीं है या संवैधानिक जो ढांचा है उसको प्रभावित नहीं करता है। तो हम बात करेंगे CAA 2019 की, यानी जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 है वो चर्चा में क्यों है। तो चर्चा की बात की जाए तो हाल ही में क्या कर दिया गया, ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो संसद में क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो पहली बार इसे संसद में कब पेश किया गया था, तो पहली बार संसद में 2014 में ये क्या किया गया था, लोकसभा में पेश किया गया था। हालांकि ये बिल आगे पास नहीं हुआ। तो 2014 में पहली बार इसको क्या किया गया था, पेश किया गया था। फिर 2019 में ये बिल पास हो गया और ये क्या बन गया, एक्ट बन गया, कानून बन गया। अब हमारा पॉइंट ये है कि इसमें कौन कौन से पहलू हैं, प्रमुख बिंदु क्या हैं और इसका विरोध क्यों है, उन सभी पर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसके प्रावधान क्या हैं, इसके क्या क्या प्रावधान हैं जो इसमें अंतर्गत किए गए हैं। तो प्रावधान में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, यहाँ पर 3 कंट्रीज, 3 देशों की बात की गई। वो देश कौन कौन से हैं, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ये 3 देशों की बात की गई। कौन कौन से देश, आप देखिए, अगर आपके पास कॉपी और पेन है तो बहुत अच्छी बात है। यदि कॉपी और पेन नहीं है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अब विनती भी है कि कॉपी पेन अपने साथ ज़रूर रखें और इन पॉइंट्स को नोट कर लें, वीडियो को पूरा देखें। आगे से जो वीडियो आएंगे उनमें हम अंत में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी रखेंगे और उन क्वेश्चंस के जवाब आप कमेंट बॉक्स में देना। तो हमारा पॉइंट क्या है कि यहाँ पर हम 3 देशों की बात कर रहे हैं। वो कौन कौन से, अफगानिस्तान, और कौन सा देश है, पाकिस्तान और बांग्लादेश। इन 3 देशों की हमने बात की। तो बांग्लादेश, इन 3 देशों से जो आए गैर मुस्लिम, हम बात करें इन 3 देशों से जो गैर मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, गैर मुस्लिम जो धर्म के लोग हैं, उनको क्या किए गए, इस धर्म के द्वारा क्या नागरिकता दी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है कि हम गैर मुस्लिम की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो इस अधिनियम में, इस एक्ट में बात की गई वो यहाँ पे 6 धर्मों की बात की गई। एक एग्जाम में पूछ सकता है कि किन धर्मों के लिए, यहाँ पर कितने धर्मों के लोगों को मान्यता दी जाएगी, अर्थात नागरिकता दी जाएगी इस अधिनियम के द्वारा। तो वो कौन कौन थे, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई
बौद्ध एवं पारसी। किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं जैन, हिंदू, सिख, ईसाई और बौद्ध एवं पारसी। किस किस की हम बात कर रहे हैं? जैन की बात करें हम, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध एवं पारसी। तो यहां पर क्या है, 6 धर्मों की बात की गई। इंपॉर्टेंट हम इसलिए लिख रहे हैं एग्जाम की दृष्टि से, क्या ये जो 6 धर्मों के लोग हैं, यहां पर मुस्लिम धर्म को शामिल नहीं किया गया। अब बात आती है कि मुस्लिम को क्यों छोड़ा गया। तो हमारे का पॉइंट है कि यहाँ पर क्या है, ये जो 3 देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये क्या है, मुस्लिम बहुलवाद कंट्री हैं। मुस्लिम बाहुल्य देश हैं। मुस्लिम बाहुल्य देश का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर जो मुसलमानों की संख्या है वो ज़्यादा है, और जो हिंदू हैं, जैन हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, ये लोग क्या हैं, ये अल्पसंख्यक लोग हैं। क्या हैं यहाँ पर? ये हैं अल्पसंख्यक। तो भारत ने क्या किया कि इन अल्पसंख्यकों के अधिकारों की सुरक्षा, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए, देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि 1950 में, 1950 में क्या हुआ था, एक नेहरू लियाकत समझौता हुआ था। ये मैं इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, क्यों चर्चा कर रहा हूँ कि जब हमारे देश में क्या हुआ था, बंटवारा हुआ था। देखिए जो हम बात कर रहे हैं CAA 2019 का, इसका संबंध आज़ादी के टाइम से ही जुड़ा है, और ये पॉइंट हमें समझना बहुत जरूरी है, तभी हम समझ पाएंगे कि जो नागरिकता संशोधन अधिनियम है वो सही है या गलत है। इस पे जो सोच विचार की शक्ति है वो मैं आपको देता हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर चर्चा करूँगा कि इसके एक्सपेक्ट क्या क्या हैं। तो जो 1950 में जब हमारे देश आज़ाद हुआ, कब हुआ था, 1947 में देश आज़ाद हुआ था। यहाँ पर क्या हुआ था, 2 डोमिनियन बने थे, 2 स्वतंत्र राष्ट्र बने थे, भारत और पाकिस्तान। तो उस दौरान क्या हुआ था, पाकिस्तान में मुस्लिम धर्म के आधार पे देश बना था, और भारत जो था वो एक हिंदू राष्ट्र, जिसमें हालांकि जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई भी थे। तब क्या हुआ था कि जो अल्पसंख्यक कम्युनिटी थी, यानी जो हिंदू थे, वो पाकिस्तान के अंदर क्या थे, अल्पसंख्यक हो गए थे, और मुस्लिम जो है भारत में अल्पसंख्यक हैं। तो कुछ मुस्लिम भारत से कहाँ गए, पाकिस्तान, और कुछ पाकिस्तान से हिंदू भारत आए थे। इनकी संख्या लगभग एक आंकड़े के आधार पे 15 लाख के 10 से 15 लाख के बीच मानी जाती है। इन सभी को क्या हुआ था, बहुत सारे यहाँ पे केस हुए थे, इनके साथ दुर्व्यापार हुआ, हत्याएं हुई, और यहाँ तक कि महिलाओं के साथ बलात्कार जैसे केस हुए। जब ये घटनाएं चलती रहीं तो क्या हुआ, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत और पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी उस दौरान जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, पंडित नेहरू थे हमारे भारत के, और लियाकत अली खान जो थे वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, लियाकत अली खान, ये जो लियाकत अली खान थे, ये क्या थे, पाकिस्तान के PM थे, पाकिस्तान के क्या थे, प्रधानमंत्री थे। और पंडित नेहरू जो थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भारत के प्रधानमंत्री थे। तो इन्होंने क्या किया, अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक समझौता किया, और ये कहा कि हमारी सरकारों की, यानी भारत और पाकिस्तान की सरकारों की जिम्मेदारी है कि अल्पसंख्यकों के अधिकारों की क्या करें, रक्षा करें। परंतु देखा गया वर्तमान समय में कि इन देशों में जैन और सिख, ईसाई, जो 6 धर्मों के लोगों के अल्पसंख्यक लोग हैं, इनके साथ कई तरह के दुर्व्यापार, इनके तरह तरह की घटनाएं देखने को मिली। यहाँ तक कि कई केस आए, बलात्कार जैसी घटनाएं देखने को मिली। यानी अल्पसंख्यकों के अधिकार की रक्षा करने में कहीं ना कहीं ये जो नेहरू लियाकत समझौते का उल्लंघन भी किया इन देशों ने, यानी पाकिस्तान के अंतर्गत और अफगानिस्तान, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा नहीं की जा सकी। इसी आधार पर यह पेश किया गया CAA 2019, नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019। अभी तक तो इसमें कहा गया कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यक हैं उनको हम क्या देंगे, भारत में क्या देंगे, शरण देंगे, अर्थात उनको नागरिकता देंगे। तो यहां पर कुछ एक डेट निर्धारित की गई, कब तक देंगे, तो वो डेट ये है
31 दिसंबर 2014, 31 दिसंबर 2014 को आए हों या उससे पहले को, या उससे पहले जो ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से जो लोग आए हैं, कौन से लोग, जो 6 धर्मों के लोग आए हैं, इनको क्या किया जाएगा, अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। अवैध प्रवासी क्या किया जाएगा, नहीं माना जाएगा, इन्हें अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। ऐसा कहा गया किस एक्ट के द्वारा, CAA 2019 द्वारा। अब यहां पर क्या है कि असम में इसका बहुत ज्यादा विरोध हुआ, आपने देखा भी होगा। अब विरोध का कारण बताता हूं, असम में क्यों विरोध हुआ, क्योंकि असम में क्या है, NRC लागू की गई थी भारत सरकार द्वारा। NRC क्या होता है, एग्जाम के लिए याद रखना, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है, NRC क्या कहता है, NRC में ये कहा गया था जो असम के अंदर, असम में बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए थे। असम में कहां से आए थे, बांग्लादेश से कुछ घुसपैठिए आए थे। बांग्लादेश से कौन थे, घुसपैठिए। और ये घुसपैठियों को क्या किया गया था, बाहर निकालने की बात की गई थी। उसके लिए भी एक डेट निर्धारित की गई थी, 25 मार्च 1971। 25 मार्च 1971 के बाद अगर कोई भी अवैध रूप से अगर भारत आए हैं तो उनको क्या किया जाएगा, असम से बाहर कर दिया जाएगा। अब समझना, यहां पर 25 मार्च 1971 है और यहां पर हमने डेट क्या बोल दी, 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले, यानी 31 दिसंबर 2014 तक जो भी लोग असम में आए हैं, जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, वो घुसपैठिए अवैध रूप से भी आए हैं तो वो घुसपैठिए फिर नहीं माने जाएंगे CAA 2019 के तहत, क्योंकि ये तो यही कहता है। अब यहां पर NRC में क्या कहा गया कि 25 मार्च 1971 के जो बाद के लोग आए हैं वो घुसपैठिए हैं, उनको बाहर किया जाएगा। इसी कारण से इसका असम में क्या हुआ, विरोध किया गया। अच्छा, सरकारों का यानी विपक्षी दलों का ये मानना है कि जो CAA 2019 पास होने के बाद NRC जो है इसका क्या है, कोई महत्व नहीं रहेगा, महत्व क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी NRC का कोई महत्व ही नहीं रहेगा, क्योंकि यहां पर क्या है, 25 मार्च 1971 के बाद जो आए थे उनको क्या किया, बाहर करना था। लेकिन यहाँ डेट क्या देगी कि 31 दिसंबर 2014, यानी कि ये जो 6 धर्म के लोग हैं ये घुसपैठिए नहीं माने जाएंगे और जो मुस्लिम हैं या वो क्या हो जाएंगे, वो घुसपैठिए माने जाएंगे। इसीलिए इसका क्या किया गया, भारत में बहुत ज़्यादा विरोध हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें एग्जाम की दृष्टि से, चूंकि हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर जब विरोध हुआ था तो एक आर्टिकल बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, तो उस आर्टिकल को भी समझ लेते हैं। तो मौलिक अधिकारों में हमने पढ़ा है अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14 को हमने अच्छे से स्टडी किया, हमने वहाँ बताया था। आर्टिकल 14 के अंदर क्या है, समता का अधिकार है। देखिए, हमारे जो मौलिक अधिकार हैं वो मौलिक अधिकार हमारे कहाँ से कहाँ तक हैं, हमने आपको पढ़ाए हैं। जो मौलिक अधिकार हैं वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक दिए गए, अनुच्छेद 12 से 35 तक हमने क्या किया, मौलिक अधिकारों का प्रावधान है भारतीय संविधान में। यदि आपने मौलिक अधिकार नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वहां पर लिंक दी गई है, एक बार वीडियो जरूर देखें। और हम अब समझ लेते हैं कि आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 ये कहता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ यानी भारतीय नागरिक के साथ क्या होगा, धर्म, लिंग, जाति, इन सभी के आधार पे क्या होगा, भेदभाव नहीं होगा। अब यहाँ पर देखिए, जब धर्म की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर ये कहा गया गैर मुस्लिम लोगों को क्या दी जाएगी, नागरिकता दी जाएगी। अब विरोध इस बात का है, मुस्लिम लोग कहते हैं कि मुस्लिम लोगों को नागरिकता क्यों नहीं दी जाएगी। तो देखिए, इसको मुझे नहीं लगता कहीं ज़्यादा विरोध की बात या मतलब कन्फ्यूजन की बात है। जो मौलिक अधिकार हैं तो वो मौलिक अधिकारों में कुछ अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं।
वो विदेशी नागरिकों को नहीं है। क्योंकि अभी तक जो ये लोग हैं, इसमें देखो जैन, हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, ये भी, इसके अलावा मुस्लिम भी जो अवैध रूप से भारत आए हैं या किसी और, उनके पास नागरिकता नहीं है, तो उनके पास ये अधिकार भी नहीं है, राइट, ये अधिकार भी नहीं है। अधिकार कब प्राप्त होगा? जब आपको नागरिकता दी जाएगी। तो आर्टिकल 14 जब ये पेश किया गया तो ये क्या किया गया, हमारे जो उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसमें क्या है, किसी भी प्रकार से क्या है, आर्टिकल 14 का हनन नहीं है, इस आर्टिकल का हनन क्या है, नहीं है। अतः इसे क्या कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट से भी इसको क्या कर दिया गया, पास कर दिया गया। तो ये तो था हमारा सीए को लेकर के प्रावधान क्या है, इसका विरोध क्या है, असम में क्यों विरोध हुआ, मैंने इस चीज को भी समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं कि जो सीएए है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, तो ये जो संशोधन किया गया, तो संशोधन में किस आधार पे किया गया और अभी तक भारत में नागरिकता देने का प्रावधान क्या था, तो हम उसको थोड़ा समझ लेते हैं और उसके बाद ये जो हमारा टॉपिक है फिनिश हो जाएगा। तो हम सबसे पहले ये समझते हैं कि भारत में अभी तक जो नागरिकता है वो किस आधार पे दी जाती थी। देखिए, अभी तक जो भारत में नागरिकता दी जाती थी वो दी जाती थी नागरिकता अधिनियम, नागरिकता अधिनियम 1955, इंपॉर्टेंट है इसको समझना। नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर ही भारत में नागरिकता दी जाती है। हम इस पे डिटेल में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हम पीछे चर्चा कर चुके हैं। नागरिकता का जो हमने पूरा का पूरा एक वीडियो अपलोड किया, वहां पर हमने इसकी चर्चा की है। तो इसमें क्या है, इसमें नागरिकता देने के प्रावधान कुछ आधार हैं। वो आधार क्या, एक तो है सबसे पहला है कि जन्म से भारत में नागरिकता किस आधार पे दी जाती है, एक तो जन्म से दी जाती है। दूसरा क्या होती है, वंशवाद के आधार पे या आनुवंशिक आधार पे, वंशवाद के आधार पर। और नेक्स्ट है वंशवाद के आधार पे, इसके अलावा पंजीकरण के आधार पर, ठीक है। और इसके अलावा एक होता है देशीकरण या क्षेत्र अधिग्रहण, जो आ जाते हैं अधिग्रहण के आधार पर। हम समझ लेते हैं क्या है। जन्म से का मतलब ये होता है, जन्म से मतलब यदि आपका जन्म क्या हुआ हो, भारत में हुआ है, तो आप क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इसमें भी बशर्ते कोई भी अगर विदेशी उच्चायुक्त या राजनयिक के बच्चे हैं, अगर वो भारत में पैदा होते हैं तो वो भारतीय नागरिक नहीं होंगे। यानी कि भारतीय के, अगर आप भारत में पैदा हुए हैं, जो भारतीय लोग हैं उनके बच्चे भी क्या होता है, डायरेक्ट यानी जन्म से ही उन्हें क्या हो जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। दूसरा क्या है कि वंशवाद का मतलब क्या होता है, यदि आपके माता पिता या दादा दादी में से कोई एक क्या हो, भारत में पैदा हुए हों, तो भी आप क्या हो जाएंगे, भारतीय नागरिक कहलाएंगे। इसके अलावा पंजीकरण का सिस्टम क्या होता है, पंजीकरण का ये आधार होता है कि मान लीजिए कोई अगर विदेशी है जो भारत में काफ़ी लंबे समय से व्यापार करता है और उनको यहाँ पर रहते 11 वर्ष हो गए या उससे अधिक समय हो चुका है, तो वो रजिस्ट्रेशन द्वारा क्या कर सकते हैं, भारतीय नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए जो भी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे वो उनको देने पड़ेंगे। इसके अलावा क्या है, देशीकरण एवं क्षेत्र अधिग्रहण। मान लीजिए कि भारत का एक प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र है, तो इसकी एक अपनी सीमाएं हैं। इसके अलावा जिस क्षेत्र पर किसी का अधिकार नहीं है, तो उस पर पहले आक्रमण करके या किसी आधार पर उसको अधिग्रहण कर लिया, अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, तो वहाँ के लोग जो होंगे उनको भी क्या की जाएगी, भारतीय नागरिकता दी जाएगी। यदि किसी भी क्षेत्र को भारत में शामिल कर लिया जाए, यानी अपना देश बना लिया जाए, अपने देश में शामिल कर लिया जाए, तो वो क्या हो जाएंगे, वहाँ के जितने भी लोग हैं उन सभी को नागरिकता का प्रावधान है। तो ये जो नागरिकता अधिनियम 1955 है, इसके आधार पर नागरिकता देने का प्रावधान था। किस आधार पर देते हैं। अब इसके अलावा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका, तो अभी तक इसमें 9 बार क्या हुआ है, संशोधन हो चुका है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम में पूछा जा सकता कितनी बार संशोधन हो चुका है, तो अभी तक इसमें कितनी 9 बार संशोधन हो चुका है।
तो आई होप आपको ये जो नागरिकता संशोधन अधिनियम था 2019 समझ आया होगा। हमने यहाँ पर जितने भी पॉइंट थे वो एग्जाम की दृष्टिकोण से बात की थी। हमने यहाँ पर पहले ही बोला था कि नो पॉलिटिक्स, हम राजनीति पर बात नहीं कर देंगे, कोई भी राजनीतिक विचार यहाँ पे नहीं होगा। तो हमारी राजनीतिक कोई अवधारणा नहीं थी। तो आपको समझ आया होगा कि एग्जाम की दृष्टि से क्या इसका महत्व है और किस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, उन पे हम आगे चर्चा करेंगे टेस्ट सीरीज में। देखिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, यहाँ पर वीडियो रेगुलर आएंगे। कुछ वीडियो बीच में गैप हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।